अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास में आज हमारे पास टॉपिक है मेटेलिक बॉन्ड। सबसे पहले हम इसके डिफ़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे है, उसकी एक्सप्लेनेशन, और फिर हम देखेंगे कि पहले हमने आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ा है, कोवलेंट भी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी। तो मेटल्स के अंदर जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्यों है, उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास डिफाइन मेटेलिक बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो मेटल एटम्स में जो कि पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं उनके दरमियान बनता है, किसकी वजह से? ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। मोबाइल का मतलब जो हरकत कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। दोबारा देखें, ऐसा बॉन्ड जो मेटल एटम्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं उनके दरमियान बनता है, और जो बॉन्ड बनने की वजह है वो क्या है? मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब बनता क्यों है या कैसे बनता है उसके बारे में हम देखते हैं। As we know, the size of metal atoms is large and a large number of shells are present between nucleus and valence shell electron. Thus, hold of nucleus over the valence shell is weak. अब सपोज करें हमारे पास ये, मैं कहता हूँ एक मेरे पास एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, मैंने प्लस का चार्ज लगा दिया न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये पहला शेल है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। अब क्या होगा? न्यूक्लियस और वैलेंस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि दरमियान में कितने शेल्स आ रहे हैं? दरमियान में 3 शेल्स आ रहे हैं। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो प्रोटॉन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जो उसके करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि के शेल में, उसके बाद एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन, फिर एम शेल वाले। अब हमें पता है जैसे न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कशिश है न्यूक्लियस की वो कम होती जाती है। जो न्यूक्लियस का होल्ड है वैलेंस पे या दूर वालों पे वो कम होता जाता है। अब सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है हमारे पास? यहाँ पे ये एन शेल है। तो क्या होगा कि न्यूक्लियस की एन शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कशिश की फोर्स जो है वो बहुत कम हो चुकी होगी। जो उसका होल्ड है, जो ग्रिप है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत है न्यूक्लियस की, वो क्या हो जाएगी? वैलेंस शेल के ऊपर बहुत कम रह जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है? फर्दर मोर बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी, आई स्टैंड फॉर लो आयोनाइजेशन एनर्जी, द मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। अब क्या होगा? साइज बड़ा होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका यहाँ से निकलना भी क्या हो जाएगा? आसान। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी से मुराद होता है कि वैलेंस शेल में से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता है, वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन कम होती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। उसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली होती है किसके? साइज के। क्या मतलब है इस बात का? कि अगर साइज बड़ा हो जाएगा एटम का तो आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी लो हो जाएगी। तो हमने पहले ही कह दिया था कि साइज ऑफ मेटल एटम जो है वो लार्ज है, इसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? लो। दस दीज एटम्स, ये जो एटम्स होंगे, लूज आर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन द स्पेसेस बिटवीन एटम, नन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पर्टिकुलर एटम। अब क्या होगा? लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से एटम्स जो हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, और ये लूजली या फ्री इलेक्ट्रॉन जो निकले हुए हैं वो क्या करेंगे जी? जो एटम्स के दरमियान स्पेस है वहाँ पे फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे, और किसी पर्टिकुलर ख़ास एटम के साथ ये अट्रैक्ट नहीं हुए होंगे या उसके साथ अट्रैक्शन में नहीं हुए होंगे। क्या मतलब है इस बात का? देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास
जैसा कि ये हमारे पास एटम है, उसके इर्द गिर्द शेल्स होंगे। अब हम सपोज करते हैं हम ये इलेक्ट्रॉन बना देते हैं इसके इर्द गिर्द। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बना देते हैं। अब ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहे हैं। ये जो प्लस वाला चार्ज है ये मेटल के पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, जिसको हम आयंस कहेंगे, उसको जाहिर कर रहे हैं। और ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये किसको जाहिर कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रहे हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, देखें ये जो ब्लू डॉट हैं यहाँ पे अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इस इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट होगी। ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, हर तरफ ये मूव कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ये वाला पॉजिटिव आयन या ये वाला पॉजिटिव आयन खींचे। ये फ्री टू मूव होगा, आज़ाद होगा, पूरी शीट के अंदर, पूरी जगह के अंदर, पूरी स्पेस के अंदर ये घूमने के लिए आज़ाद है। मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, सेम सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हैं। वो क्या कर रहे हैं, इर्द गिर्द हरकत कर रहे हैं। वो किसी एक ख़ास एटम के साया असर में, ज़ेरे असर में नहीं है, वो फ्री टू मूव हैं। लेकिन हाँ, अट्रैक्शन उनके दरमियान है। ये बात याद रखनी है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल इधर मूव कर रहा है तो ये यहाँ से अट्रैक्शन छोड़ के अगले आयन के साथ इसकी अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। इसकी स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ से कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्या होगा, एक दूसरे की जगह लेते रहेंगे और फ्री टू मूव हरकत करते रहेंगे। इस वजह से ये उन एटम्स को क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। ये नहीं है कि वो एक जगह छोड़ के जाएगा तो दूसरे एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फिर अट्रैक्ट कैसे रहेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा। एज अ रिजल्ट ये यहाँ पे घूमते रहेंगे। These free moving electrons are responsible for holding the atoms together which seems to submerge in the sea of electron। अगर इसको हम देखें तो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो आपको कम नज़र आ रहे हैं और जो ब्लू डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे लगता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर है और उसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं, जो एटम्स हैं मेटल्स के, वो क्या हैं, उसके अंदर डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड बनता है। अगर दोबारा इसको देखें हम तो हमें पता है मेटल एटम का साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस के दरमियान क्या है, शेल्स ज़्यादा हैं। जब न्यूक्लियस और वैलेंस के दरमियान शेल्स ज़्यादा होते हैं तो न्यूक्लियस की वैलेंस पे जो है वो अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। जब लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, एटम का साइज़ बड़ा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेंगे जो मेटल एटम है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटायंस। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम ने लूज़ किए थे वो फ्री टू मूव हो जाएंगे। एटम्स के दरमियान में जो स्पेसेस हैं, खाली जगह हैं, उनके दरमियान वो मूव करना शुरू कर देंगे और ऐसे फ्रीली मूव करेंगे कि किसी एक एटम के ज़ेरे असर वो नहीं रहेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, एक अपना पूल बना लेंगे, एक सी टाइप जो है वो सी बना लेंगे, एक समुंदर बना लेंगे इलेक्ट्रॉन्स। और उसके अंदर क्या होंगे, पर्टिकुलर जो एटम्स हैं हमारे पास वो सबमर्ज्ड है, ठीक है, डूबे हुए हैं उनके अंदर। इलेक्ट्रॉन्स उनके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स घूमने के साथ साथ वो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन भी रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी जगह पे जो एटम्स हैं वो रहेंगे और वो बॉन्ड बनाए रखेंगे। अब पीछे हमने पढ़ा था आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ा। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की जिनकी वजह से ये रियलाइज़ हुआ कि मेटल्स के दरमियान में जो है वो बॉन्ड ना आयोनिक है ना कोवलेंट है, तो फिर मेटेलिक बॉन्ड की जो है वो ज़रूरत क्यों पेश आई। तो उसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल सजेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल्स। वो कौन सी हैं, नंबर 1 हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, MP मेल्टिंग पॉइंट और BP बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। इससे भी आइडिया हुआ कि इनके दरमियान बॉन्डिंग कुछ डिफरेंट है। फिर गुड कंडक्टेंस है, हीट की कंडक्टेंस हो या इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस हो, करंट गुजरने की बात करें या हीट की,
तो मेटल उसमें बड़ी अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। उसके बाद इनकी हैवी नेचर होती है, मतलब इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये भारी होती हैं। तो ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे रियलाइज़ होता है कि मेटल्स में कोई डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग मौजूद है, जिसको क्या कहा जाता है, मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। तो मेटेलिक बॉन्ड अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे पहले आपने डिफाइन लिखनी है। उसके बाद ये वाली हेडिंग जो है वो चाहे तो एक्सप्लेनेशन से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप मेटेलिक बॉन्ड के बाद एक्सप्लेनेशन और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ लिख दें, और उसके बाद ये डायग्राम भी बनानी है जो कि एक्सप्लेनेशन का ही हिस्सा है, लॉन्ग क्वेश्चन का भी ये हिस्सा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।